हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। इसमें क्या करते हैं, यानी प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। बिंदु ए पर कोई आवेश देते हैं और बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। देखिए, इसका डायग्राम है। देखिए, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से और दूसरी प्लेट को प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है और उनका संबंध, यानी जो ए बिंदु होता है उस पर कोई आवेश देते प्लस क्यू और बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। अब पहले संधारित्र की धारिता मान लें C1। पहला जो संधारित्र उसकी धारिता क्या है? C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। और ए और बी के बीच में विभवांतर V होता है। विभवांतर क्या होता है बेटा? V। ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में विभवांतर क्या होता है? V होता है। क्या होता है? विभवांतर दोनों के बीच में V। अब यहां पे आप लोगों को एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? समांतर क्रम समूहन में, यानी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या ध्यान रखना है? ओटी के लिए क्वेश्चन है कि जो विभव होता है यानी पोटेंशियल होता है, यानी विभव क्या है बेटा? विभव। पोटेंशियल बोलते हैं जिसे, उसका मान चेंज नहीं होता है, यानी बदलता नहीं है। इसमें विभव का मान नहीं बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा है बेटा? विभव। याद कर लेना, ये क्वेश्चन ओटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव कॉमन रहता है, यानी विभव में कोई चेंज नहीं आता है। लिख लेना, तुमको नहीं भूलेंगे, ठीक है? तुमको नहीं भूलेंगे, ठीक है ना? यानी समांतर क्रम समूहन में विभव में कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है बेटा? ये इसका डायग्राम है। इसमें क्या होता है? प्लस क्यू आवेश होता है। इधर कौन सा आवेश होता है? प्लस क्यू। इधर माइनस क्यू, वही प्रेरण की क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया होती है बेटा यहाँ पे? प्रेरण की क्रिया। जो पिछले वीडियो में बताया है आप उसको देख लेना, ठीक है ना? कौन सी क्रिया होती है? प्रेरण की क्रिया होती है, ठीक है? यहाँ पे प्लस Q1 आवेश होता है, यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे प्लस Q1 माइनस प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3, ठीक है ना? ये इसका डायग्राम है। और क्या करते हैं, बिंदु ए पर जो आवेश दिया जाता है वह धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। यानी बिंदु ए पर जैसे ही आवेश देते हैं तो वह धारिताओं के अनुपात में क्रमशः बढ़ जाता है। अब देखिए, चित्र में 3 संधारित्र प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र में 3 संधारित्र
चित्र में 3 संधारित्र प्रदर्शित किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं, जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। ठीक है। बिंदु ए पर कोई प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यह आवेश धारिताओं के अनुपात में बट जाता है, अनुपात में बट जाता है। ठीक है। तब क्या होगा, धारिताओं के अनुपात में बट जाता है, तब प्राप्त आवेश क्या होगा, तब प्राप्त आवेश क्या होगा बेटा, प्राप्त आवेश क्रमशः है, यानी जो C1 C2 धारिता है उनको प्राप्त आवेश क्या होगा, Q1, Q2 व Q3 है। ठीक है। अतः कुल आवेश, अब क्या निकालेंगे, कुल आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, अतः कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या होता है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण 1। ठीक है। इतना आई होप आप समझ गए होंगे। यानी क्या कह रहे हैं, यानी जो चित्र है उसमें यानी जो आवेश है वह धारिताओं के अनुपात में क्रमशः बढ़ गया है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अपन जानते हैं, परंतु क्या होता है बेटा, परंतु देखिए सूत्र पढ़ा था धारिता का, क्या सूत्र पढ़ा था, C बराबर Q बटे V। अब देखिए यहाँ पे धारिता क्या है, C1, आवेश क्या है Q1, और विभव यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है, विभव नहीं बदल रहा है, यानी विभव क्या है, V है। तो Q1 बराबर क्या होगा बेटा, Q1 बराबर C1V। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, परंतु Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V तथा Q3 बराबर C3V। समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 से जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या आएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V ले लेंगे कॉमन, तो Q बराबर V ले लिया कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण नंबर 2 यानी इक्वेशन 2। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। पिछले वीडियो में यानी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम, सीरीज वाइज में बताया था आपको, वैसे ही है ये सेम। ठीक है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, परंतु परिपथ की कुल धारिता, परंतु जो परिपथ होता है, अतः परिपथ की कुल धारिता C है, यानी जो पूरा डायग्राम है उसकी धारिता क्या मान ली, C। अब जैसे ही C धारिता मानते हैं तो फिर सूत्र लगाते हैं C बराबर Q बटे V से, यानी C बराबर Q बटे V। ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q बराबर CV, समीकरण क्या हो जाएगा ये 3। अब देखिए दोनों जो पक्ष है वो कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो क्या आ जाएगा बेटा, CV बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही क्या अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है। देखिए
श्रेणी क्रम में क्या आया था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है, ये आया था। और इसमें क्या आया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इन पे अपन न्यूमेरिकल यानी सवाल हल करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। और क्या करना है, हमारा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है, 3 समान संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 3 म्यू एफ है। यानी 3 समान संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता क्या है बेटा, 3 म्यू एफ है। इनके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता की गणना करनी है। यानी क्या करना है, देखिए क्या दिया है इसमें, हल दिया है, हल दिया है, क्या दिया, प्रत्येक की धारिता 3 समान संधारित्र हैं। 3 कैसे संधारित्र हैं, समान। प्रत्येक की धारिता 3 म्यू एफ है, तो C1 इक्वल टू 3 म्यू एफ और C2 इक्वल टू 3 म्यू एफ और C3 इक्वल टू क्या होता है, 3 म्यू एफ। म्यू एफ का अर्थ जानते हो क्या होता है, माइक्रोफैरड। क्या होता है बेटा, माइक्रोफैरड में, यानी 3 माइक्रो फैरड, ठीक है बेटा, 3 माइक्रो फैरड में धारिता दी है, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन कर रहा है, इनके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता की गणना कीजिए। देखिए अपन ने 2 सवाल हल किए थे, 2 क्वेश्चन हल किए थे, कौन कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, समझ लेना पहले, श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी सीरीज क्रम में और पैरेलल क्रम में जो सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये किया था अपन ने श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या किया था सिद्ध, समूहन में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए अगर कोई भी संख्या है उसमें अपन जोड़े तो अधिकतम धारिता प्राप्त हो जाएगी, और जब उसको डिवाइड करें तो न्यूनतम धारिता प्राप्त होगी। तो क्या करेंगे, यानी नंबर 1, अधिकतम धारिता के लिए, अधिकतम धारिता के लिए संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे बेटा, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त होती है। समझ लेना, अधिकतम धारिता के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त होगी। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है, सूत्र पता है, सूत्र से तो C बराबर क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3, मान रख दो, वैल्यू रख दो, तो C बराबर 3 म्यू एफ, 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ, तो C बराबर कितना आ जाए, 3 और 3 6, 3 9 म्यू एफ। ये आंसर हो जाएगा अधिकतम धारिता के लिए। नंबर 2, अधिकतम धारिता आ गई, न्यूनतम धारिता। नंबर 2 यानी न्यूनतम धारिता के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त होती है।
होती है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 1/c = 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आएगा बेटा 3, तो 1 + 1 + 1। ठीक है ना, तो 1/c बराबर क्या होगा 3/3, 3 एकम 3, तो c बराबर कितना आया 1 μF यानी 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ओटी में भी आया है। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ओटी में भी आ चुका है, एमपी बोर्ड में। एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चन है ना उसमें ये ओटी में आया है। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मक्खन की तरह। आपको केवल क्या याद करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, समांतर क्रम में कौन सा सूत्र लगेगा और श्रेणी क्रम में कौन सा सूत्र लगता है। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था। ठीक है ना, थैंक यू।